एस्पायरेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत आज डे 33 पर आ चुके हैं। ठीक है, और आज मेरा सच में वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली वीडियो आए, एक तो यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव कोई शुरू नहीं करता है। ठीक है, मैंने शुरू किया है तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम डेली आप लोगों से मिलें, आप लोगों से जुड़ें और आप लोगों की तैयारी में मदद करवाएं, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, देखिए, आज अपने दिन में रिवीजन का सेशन मैंने रखा है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को असहयोग आंदोलन से जितना लास्ट टाइम पढ़ाया था, ठीक है, उतना आज रिवीजन का सेशन रहेगा। तो आज मैं रिवीजन करवाऊंगी आप लोगों को। और 2016 नहीं सॉरी 2015, 16, 17 और 18 के पीवाईक्यू मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, यूपीएससी के ही। तो आप लोगों को वो पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो कल से हम लोग या फिर अब अनदर सब्जेक्ट उठा लेंगे, और या फिर इसी को कंप्लीट करके, मतलब ये थोड़ा सा ही बचा है, अब कंप्लीट करने में कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद जो है जल्दी से, मतलब कल ही सारे पीवाई हो सकेगा तो पीवाईक्यू के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगी, वरना जल्दी से कल सारा एक पीपीटी बना के आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी याद बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। ठीक है, तो मेरी कही हुई बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन फील होगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। मोटिवेशन पर तो मैं बिलीव नहीं करती, मैं अपने डिसिप्लिन पर बिलीव करती हूँ। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डिसिप्लिन पर बिलीव किया करो। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा तो डेली काम करने के लिए आप लोगों को अंदर से खुद ही इच्छा होने लगेगी। जैसे कि मेरा आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर भी मेरे अंदर एक डिसिप्लिन है अपने काम के लिए, अपने काम को लेकर कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, तो मैंने किया। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग भी अपनी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में कंसिस्टेंसी ही आप लोग को लास्ट में पूरा सिलेबस भी कवर करवा देगी, आप लोग का रिवीजन और प्रैक्टिस भी करवा देगी, और सबसे लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट भी ला देगी। एम आई राइट? ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाउस जो सभी लोगों को, अगर आप लोग मेरी बातों में बिलीव करते हैं, आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जुड़िए। ठीक है, चलिए देखो, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा क्या था। पहले असहयोग आंदोलन का हम लोग टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था कि 1920 से और 22 है। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड हो जाता है। लेकिन खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उस टाइम पर क्या बन रहा था, क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध, इस समय मेरी तबीयत भी नहीं सही है, मेरा गला भी ख़राब है, तो अगर आप लोगों को वॉइस पे कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो उसके लिए आज सॉरी। ठीक है, मैं कल से कुछ करती हूँ। ठीक है, चलिए देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की को विभाजन कर दिया गया, खिलाफत को हटा दिया गया, जिससे मुसलमान नाराज़ हो गए थे। ठीक है, और खिलाफत समिति का फिर 1919 में गठन किया गया, जिसके तहत अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद और अन्य द्वारा तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विरोध करने के लिए गठित किया गया था। मैं ये सब आप लोगों को परसों या उसके एक दिन बाद में आप लोगों को ये सब पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, तो सिर्फ आप लोग बैठ के सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी की रणनीति सामने आई। गांधी जी की रणनीति क्या थी कि खिलाफत के बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को एकजुट कर दिया। ठीक है, एकजुट करने का अवसर दिया। जब हिंदू और मुस्लिम, जब भारत में एकता होती है ना, और भारत में ही क्या, अगर अपने परिवार में भी देख लो कि कहीं पर भी एकता जहाँ पर होती है वहाँ पर लोगों को हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब वहाँ पे लोग इतनी कठिनाई से दरार नहीं डाल पाते। लेकिन अगर आप लोगों में अंदर ही अंदर बिलीव नहीं होगा, अंदर ही अंदर एकता नहीं होगी, तो कोई भी आकर किसी भी तरीके से आप लोगों के अंदर फूट डलवा ही सकता है। ठीक है, तो एकता हमेशा बना के ही रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और 5 की पाँचों हमेशा बराबर नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई एक भी चली जाए तो दर्द इतना ही होता है जितना किसी एक उंगली जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते होंगे उसको प्यार करने से होता है। ठीक है, तो इसी तरह भारत में ले लो, अपनी फैमिली में ले लो, सब कुछ है ना, तो बराबर कोई नहीं होता है, लेकिन वैल्यू सबकी होती है। ठीक है, चलिए खैर,
देखो, कांग्रेस और खिलाफत सम्मेलन में क्या हुआ कि अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ 1919 में, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान किया गया और कांग्रेस ने भी समर्थन किया इसमें। धार्मिक मुद्दे का को शामिल करने के तिलक के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन भी कर दिया। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन का शुभारंभ का प्रचार देखा जाए तो प्रमुख घटना इसकी थी 1920 फरवरी, जिसमें अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद और अन्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए गठित की गई थी। और मई 1920 में सेबीज की संधि होती है, सेब्रीज याद रखोगे। ठीक है, उसने तुर्की को विभाजित कर दिया था। ठीक है, फिर 31 अगस्त 1920 को क्या होता है कि खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन यानी कि नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर सितंबर 1920 में क्या हो जाता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। ये बात याद रखोगे। ठीक है, अभी आप लोग को पीवाईक्यू में दिखाऊंगी तो आप लोग को बिलीव हो जाएगा क्वेश्चन देके। ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ असहयोग आंदोलन को अपनाया था। ठीक है, तो वो लक्ष्य क्या थे कि बहिष्कार किया जाएगा हर एक चीज़ का। ठीक है, और बहिष्कार मतलब अंग्रेजों की हर एक चीज़ का बहिष्कार किया जाएगा और बहिष्कार में सरकारी स्कूल, न्यायालय, विदेशी कपड़ा, इन सब का बहिष्कार करेगा। फिर स्वदेशी को अपनाया जाएगा, जिसमें खादी कपड़े, पंचायत के न्याय को अपनाया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और अगर त्याग करने की बात आएगी तो त्याग में सरकारी नौकरियों को त्याग किया जाएगा, उपाधियों और सम्मान का भी त्याग किया जाएगा। फिर इसी के चलते क्या हुआ कि दिसंबर 1920 का टाइम पीरियड आ जाता है, जिसमें नागपुर अधिवेशन कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से जन संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की, जिसमें जन आंदोलन एवं भागीदारी उत्पन्न हुई। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि छात्रों ने, हजारों लोगों ने स्कूल छोड़ दिए। जामिया मिलिया एक स्कूल है और काशी विद्यापीठ करके एक स्कूल है, जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई। ठीक है, और वकील के वहाँ के उसमें कौन थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास यानी कि चिदम्बरम दास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कई लोगों ने वकालत भी छोड़ दी। व्यापारी वर्ग ने भी अपनी तरह से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन दिया और उन्होंने क्या किया कि श्रमिक अशांति की आशंका जताई। ठीक है, किसानों ने भी इसी तरह समर्थन दिया। किसानों ने जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ विरोध करने के अवसर के रूप में देखा। ठीक है, फिर महिलाओं ने भी अपना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा समर्थन दिया और उन्होंने क्या किया कि धरना प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, ठीक, उनके नाम से कोष में आभूषण दान दे दिए गए महिलाओं के द्वारा, है ना। और मुस्लिम भागीदारी में क्या हुआ कि मोपला विद्रोह 1921 में जो होता है, उसके बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता, देखो मोपला विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को एक क्षति पहुंचाई गई थी। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि मुस्लिम एकता मजबूत रही। और स्थानीय संघर्ष में क्या, अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन, है ना, और पंजाब में सिख आंदोलन, इन सबको एक निर्धारित भूमिका के तहत उस स्वदेशी आंदोलन में समर्थन किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि एका आंदोलन कब हुआ था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए अब सरकारी दमन और पतन की बात करते हैं, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी उस टाइम की। 1921 में स्वयंसेवकों पर प्रतिबंध लगाया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया गया। ठीक है, फिर चौरा चौरी घटना फरवरी 1920 में होती है। पहली बात तो ये टाइम पीरियड याद रखोगे, जिसमें क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। ठीक है, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था और 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। ठीक है, अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध गांधी जी ने तुरंत नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था इसके तहत। ठीक है, तो ये घटना याद रखोगे। फिर बारडोली संकल्प आता है। बारडोली संकल्प जो है 1922 का टाइम पीरियड है, ये भी और ये भी। ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों जैसे कि खादी, शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता पर केंद्रित कर दिया था। ठीक, तो उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी मार्च 1922 में हो जाती है, जिसमें 6 वर्ष की सज़ा उनको सुनाई गई थी। ठीक है, तो चौरा चौरी घटना आप लोग याद रखोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत क्या किया गया था कि नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस लिया था। ठीक है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रभाव और महत्व की बात करें तो व्यापक राजनीतिकरण हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती भी दी गई। फिर भय का अंत भी हो गया। भारतीयों के अंदर जो डर था कि ठीक है कि हम लोग कैसे आज़ाद होंगे, हम लोग क्या कैसे करेंगे, उसका अंत भी हो गया, जिसमें ब्रिटिश शासन अब अजेय नहीं माना जाता था। ठीक है, मतलब भारत लोग दबे तो थे ही, लेकिन इतनी जल्दी आज़ाद तो हो नहीं गए थे, लेकिन अब डर नहीं था इतना, वो लोग डर नहीं रहे थे इन सब चीज़ों से कि जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, वो उनके मन में आ गया था। ठीक है, फिर उसके तहत क्या हुआ कि नए नेताओं का उदय हुआ, जिसमें सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का भी उदय हो गया।
ठीक। फिर स्वराज पार्टी बनती है। ठीक। स्वराज पार्टी में असहयोग आंदोलन के बाद विभाजन 1922 से 22 से 30 तक होता है, जिसमें स्वराज पार्टी का में CR दास, ठीक, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इसका गठन किया जाता है। और इसमें क्या था कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस स्वराज पार्टी 1923 का गठन करती है। ठीक, 1923 में याद रखना। ठीक। व्यक्ति कौन कौन से थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये भी याद रखोगे। ठीक है। उद्देश्य क्या था इसको गठन करने का, एक बार ये भी देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त या सुधारने के लिए विधान परिषद में प्रवेश का समर्थन किया गया। ठीक है। और फिर ब्रिटिश नीतियों को उजागर करने और बाधा डालने के लिए परिषदों का उपयोग किया गया और मंच के रूप में तैयार करना। ठीक। तीसरा क्या था कि विधायी प्रतिरोध के माध्यम से असहयोग की भावनाओं को बनाए रखना। ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य हो जाते हैं किसके? स्वराज पार्टी के, जो कि 1923 में गठन की गई थी। और किसके द्वारा? CR दास। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरे साथ मन में रिकॉल भी कर रहे हो उस चीज़ें साथ में। ठीक है। अभी लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं आप लोगों का एक फिर से माइंड टेस्ट लूँगी। देखो, मेरे पास पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन जब आप लोग जुड़ेंगे, जब आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, तभी तो मन लगता है। ठीक है। तो आप लोग जुड़िए। ठीक है। फिर विधायी प्रतिरोध के माध्यम से असहयोग की भावना को बनाए रखना, ये इसके उद्देश्य थे। परिवर्तन विरोधी क्या हुआ कि परिषद में प्रवेश के लिए विरोध किया गया, जिसमें राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये सब किया गया था। कौन कौन से व्यक्ति हैं? दो याद रखो, राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो आप लोग को चीज़ें आई होप समझ में आई हैं। ठीक है। अब इनके परिषद में प्रवेश का विरोध किया गया। ठीक। और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। खादी एवं चरखा को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता ठीक, अस्पृश्यता का विरोध किया गया। विरोध अभियान चलाया गया। भावी जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार की गई। ठीक है। फिर क्या हुआ कि सुलह हुई कब? दिल्ली 1923 में, बेलगाम में। इस समझौते में क्या था कि स्वराजवादियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, लेकिन वे कांग्रेस का हिस्सा बन गए। ठीक। फिर 1923 में स्वराजवादियों ने 42/141 ठीक सीटें जीती, जिसमें परिषदों का प्रभाव उन्होंने डाला। ठीक। अब 141 सीटों में से 42 सीटें आई है, तो प्रभाव तो डालोगे ही, जीतो भले ना। ठीक है। चलिए, अब ये है क्वेश्चन आप लोगों का 2025 का। ठीक, PYQ। अब इसका आंसर, ये तो आंसर लिखा ही है, लेकिन क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि ऊपर पढ़ाए हुए हिस्से से आया है या नहीं आया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया जा रहा है, 1 मिनट मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। क्वेश्चन क्या है कि असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। अब आप लोग अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालोगे। ठीक, चीज़ें सोचोगे। ठीक है। अब अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालने की कोशिश करो। ठीक है। देखो, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया। अहिंसा का कठोर अनुपालन किया गया। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण किया गया। और विवादों का निपटारे के लिए पंचायत की स्थापना की गई। कौन से अवयव यानी कि कौन से एलिमेंट सही हैं? 1, 2, 3 या 4, यानी कि सभी 4। तो इसका आंसर आप लोग देख ही रहे होगा कि सामने सभी मतलब 3 लिखा है, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। लेकिन उन 3 में से कौन कौन से सही हैं, ये क्योंकि न्यायालय को विदेशी बहिष्कार किया गया था, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है। अहिंसा को कठोर अनुपालन किया गया था, ये भी बात सही है। लेकिन उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण किया गया था, नहीं, क्योंकि इन सब का बहिष्कार कर दिया गया था। तो इस मामले में ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और ये भी सही है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ऊपर दी हुई चीज़ों के माध्यम से इस क्वेश्चन को कनेक्ट किया होगा और इस सेशन की रेलेवेंसी का पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर थोड़ा मैं छुपा ही लेती हूँ इस बार। ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार उसका दमन का उत्तर देती। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या नाइदर 1 या और नाइदर 2। चलिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका स्टेटमेंट सी इज़ द करेक्ट। चलिए,
ये है इसका एक्सप्लेनेशन। मैं आप लोग को पढ़ा भी चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ, सिर्फ एक बार फिर से रिमेंबर करवाने के लिए मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किस एक घटना में के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में उसके उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया था? तो ये पूना समझौता में, गांधी इरविन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के टाइम पीरियड में? तो आप लोगों को गांधी इरविन नहीं, पूना समझौता की ये बात है ना, पूना समझौता इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और चलिए हम लोग एक बार गांधी इरविन समझौता देख लो। ठीक है, देखो गांधी इरविन समझौता के बारे में क्या था कि 5 मार्च 1931 में ये आया था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता था। किस लिए हुआ था? जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसीलिए मैंने आप लोगों को ये अलग से स्लाइड जोड़ी है, वो एक स्टेटमेंट समझाने के लिए सिर्फ। इसके तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। बदले में क्या हो कि सरकार ने अहिंसक राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति दे दी थी। गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्तें क्या थी कि आंदोलन की वापसी, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेगी। ठीक, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति हुई, और कैदियों की रिहाई, जिसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। नमक उत्पादन में तटीय निवासियों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार मिला था। ठीक, फिर धरना क्या था कि भारतीयों को शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का अधिकार भी मिल गया था गांधी इरविन समझौते के तहत, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक, और जब्त संपत्ति क्या थी कि आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाएगा। ठीक है, इसके महत्व और परिणाम क्या सामने निकल कर आए, जिसमें समानता। इस समझौते के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को समान धरातल पर बातचीत करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दे दी। सम्मेलन में भागीदारी किसकी थी कि गांधी जी ने इस समझौते के बावजूद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। और नकारात्मक पक्ष इसके क्या सामने निकल कर आए, जिसमें क्रांतिकारी कैदियों, जिसमें भगत सिंह ये सब शामिल थे, उसकी रिहाई की मांग न माने जाने के कारण इसकी आलोचना भी होती है गांधी इरविन समझौता की, जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोग को चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था शायद उस दिन, मुझे याद आ रहा है कि क्योंकि उस दिन वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, चलिए खैर अब आज पढ़ा देती हूँ, इसीलिए तो रिवीजन सेशन लेके आते हैं कि जो छूट जाए वो कवर हो जाए। तो इसमें क्या है कि चौरा चोरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा, लीगल डिफेंस प्रदान की थी? CR दास, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निज़ामी, या MA जिन्ना? ठीक, तो आप लोग को आंसर तो दिख ही रहा होगा कि मदन मोहन मालवीय। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चौरा चोरी घटना की बात करें तो 4 फरवरी 1922 को होती है, जो कि मैंने आप लोग को बताया, जिसके बाद भी कई लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया था। इस गिरफ्तार व्यक्तियों का कानूनी बचाव करना एक बड़ी चुनौती सामने निकल कर आ रही थी उस टाइम पर, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने इस मामले में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने 1923 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गोरखपुर के सत्र न्यायाधीश द्वारा मौत की सजा पाए जाने पर 1970 में 170 लोगों की अपील का समर्थन किया। कृष्णकांत ने इस कानूनी सहायता प्रदान करने में उनका सहयोग किया, और इस प्रकार मालवीय और कृष्णकांत ने मिलकर बचाव पक्ष का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत की सज़ा माफ़ कर दी गई थी और कम भी कर दी गई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर मैं छुपा कर लाऊंगी, आप लोग उसका आंसर ही सिर्फ दो। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, है 1 मिनट रुकिए। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। ठीक है, और ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, UPSC का PYQ। अब इसके बारे में विचार करिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की, या सर्वहारा वर्ग और अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहता था। तीसरा, इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाता है? आप लोगों के पास ऑप्शन है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी इज़ द केवल 3, ऑप्शन सी 1 and 2 and 3,
और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं एक बार। देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो उसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत नहीं की थी। पहला स्टेटमेंट इसीलिए रॉक हो जाता है क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समूह थे जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन तरीकों का समर्थन किया था, लेकिन यह विशेष रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की एक अलग विचारधारा नहीं थी। स्टेटमेंट 1 आप लोगों को एक्सप्लेन हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की वकालत नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने केंद्रीकृत समाजवाद की वकालत की थी, जिसमें सहकारी समितियों, ट्रेड यूनियन और स्थानीय अधिकारियों के पास आर्थिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, तो उसके समर्थन की उन्होंने वकालत की थी, ना कि उन्होंने किसकी वकालत की थी, उन्होंने क्या एक विशेष विचारधारा को अपनाने की, यानी कि सर्वहारा और अधिनायक तत्व की एक विशेष जो विचारधारा थी उसको अपनाने से उन्होंने मना कर दिया था। ठीक, तो इसकी भी वकालत उन्होंने नहीं की थी। स्टेटमेंट 2 इस आप लोगों का एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की क्षेत्र की वकालत भी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने क्या किया था कि धर्मनिरपेक्षता और वर्ग एकजुटता के माध्यम से सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आमतौर पर अलग निर्वाचक मंडलों का विरोध भी करती थी। ठीक है, तो आप लोगों के तीनों स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन अब क्लियर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो इसका आंसर, ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। ये भी 2016 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का पीवाईक्यू। ना यकीन होगा तो देख लेना जाके। ठीक है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? ऑप्शन ए वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, ठीक, सी.आर. राजगोपाली, के कामराज और डी एनी बेसेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है सी राजगोपालचारी। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे। सी राजगोपालचारी अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर तट पर, जो कि वेदारण्यम नमक सत्याग्रह, ठीक, का आयोजन किया। उन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक एक मार्च का नेतृत्व किया था। किसने? सी.आर. राजगोपालचारी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन के संदर्भ में आता है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग देख रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग को दिख रहा है। ठीक, खैर चलिए क्वेश्चन समझिए। ये आंसर दिख गया तो दिख गया। तो ये क्या बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में देखो, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया था, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और अधिक भारतीयों के लिए ओपन किए थे। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही होता है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, कौन सा सही नहीं? तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि स्टेटमेंट 1 इज़ ओनली द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये है ICS का मतलब है, ICS का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस, ठीक, ना कि इंडियन कांग्रेस, जो कि मैंने अभी गलती से बोल दिया था। ठीक है, तो आंसर 1 इज़ द करेक्ट, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत की एकता को संरक्षित करने और ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से लाई गई थी। तो कथन 1 बोल रहा है कि इसने ब्रिटिश भारत के लिए एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा था, जिसमें शीर्ष स्तर पर एक संघीय संघ की स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट ओनली इज द करेक्ट हो जाता है, और 2 रॉन्ग हो जाते हैं। कैबिनेट मिशन का भारतीय न्यायालयों की शक्तियों के लिए विस्तार से कोई संबंध नहीं था, और मतलब कोई सीधा संबंध नहीं था, संबंध था पर सीधा कोई संबंध नहीं था। मिशन का उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करना था, ना कि इंडियन सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। फिर मैंने आप लोगों को 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ पढ़ाई थी,
जिसमें मोंटफोर्ट 1919 के तहत कई क्रांतिकारी रिहा किए गए थे। तो ये असहयोग आंदोलन की बात थी, ठीक है, जो कि 1920 और 22 पे कई लोगों को अहिंसा की ओर आकर्षित किया था और इसके वापस लिए जाने के बाद निराश युवाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित कर दिया था। प्रभाव इसका रूसी क्रांति 1917 और समाजवादी विचारों का उदय हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक वर्ग के आंदोलनों का विकास था, ठीक है। उसके बाद पाथरी दाबी, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इनका रियल नाम था, उन्होंने क्रांतिकारी लेखक बन के सामने आए थे, ठीक है। फिर क्रांतिकारी समूह की प्रमुख घटनाएं क्या होती है? पंजाब उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, जो कि 1924 में कानपुर में स्थापना होती है। और करने वाले कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चटर्जी, इन सब ने की थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और संयुक्त राज्य भारतीय संघ की गणराज्य की स्थापना करना, ठीक है। फिर इसी के बीच क्या क्या हो जाता है कि काकोरी षड्यंत्र हो जाता है, जो कि लखनऊ में हुआ था, काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है। और क्या था कि एक ट्रेन लूट ली गई थी, कब? 1925 में। और एक ट्रेन जो लूट ली गई थी वही काकोरी षड्यंत्र या फिर काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह, ठीक है। तो आप यही चार व्यक्तियों का नाम एयर, ठीक, और ये एक मेनली घटना याद रखोगे बस, ठीक है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ठीक, 1922 में पुनर्गठित किया गया। इसमें नेता कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव और राजगुरु, ठीक। आधिकारिक विचारधारा के रूप में समाजवाद की ओर झुकाव था। समाजवाद की विचारधारा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना मैं कल बता दूंगी, याद दिला देना, ठीक है। सैंडर्स की हत्या लाहौर 1928 में की गई थी, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज, जिसमें साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया गया था, ठीक। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बदला लेने के लिए भगत सिंह राजगुरु ने JP सैंडर्स की हत्या कर दी थी। समाजवाद बेसिकली उस विचारधारा को कहते हैं जिसमें जनता के हितों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये समाजवाद की अवधारणा होती है, ठीक है। फिर केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट कांड हुआ 1929 में, जिसमें भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने हानिकारक बम फेंके। नारा क्या था? कि बहरे को सुनाना है, ठीक है। फिर लाहौर षड्यंत्र केस होता है 1931 में, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई और 23 मार्च 1931 का दिन था ये, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में किसको किसको फांसी दी गई ये आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। फिर अल्फ्रेड पार्क एनकाउंटर किया गया 1931 में, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। कब? अल्फ्रेड पार्क एनकाउंटर में, 1931 के टाइम पीरियड में। फिर क्या हुआ कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां उसी टाइम पीरियड में हो रही थी, जो कि 2 समूहों में थी। एक पहला था युगांतर समूह, दूसरा था अनुशीलन समिति। युगांतर समूह में कौन कौन से शामिल थे? वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्त। और अनुशीलन समिति में शामिल होने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? एक तो सेम ही है, दूसरा जतिन नाथ बनर्जी याद रखना और प्रमथ मित्रा याद रखना, ठीक है। फिर चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में आता है, ठीक। फिर बंगाल में क्रांति में महिलाओं की भूमिका। फिर 1920 के दशक में क्रांतिकारियों के मुख्य पहलू थे कि समाजवाद एवं जन आंदोलन की ओर झुकाव, व्यक्तिगत हत्याओं पर कम ध्यान देना और क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी। कमियां इन सब की क्या रही कि शहरी युवाओं के अलावा जन भागीदारी समिति है और व्यापक सामाजिक आर्थिक एजेंडा में बनाने में विफल रहे थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। ये जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन थे, ठीक, जिसके माध्यम से आप लोगों का रिवीजन करवाया था नेक्स्ट डे। अब ये था साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अब इसको कल मैं रिवीजन करवा दूंगी एक बार जल्दी से 5 मिनट में, और उसके बाद कल का सेशन रखेंगे। ये आज मैंने आप लोग को 2-3 PYQ करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद और भी रह गए हैं, तो अब ये कल ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मुझसे मेरे साथ डेली जुड़कर पढ़ना भी तो है आप लोगों को। चलिए बाय बाय।